गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी के बीच एचएसएससी के एक प्रीवियस पेपर के साथ और 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है और गजब गजब के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन ले लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ये आसान था। तो गुरुग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा है। हरियाणा का भी अगर आपको पता होगा तो आप ऑप्शन सी बता देंगे कि सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में है। उसके साथ अगर आप पक्षी विहार यहाँ से पूछे गए हैं भाई पेपर में, तो कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। और भरतपुर तो बहुत फेमस है भाई, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव घाना नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा। केवलादेव घाना नेशनल पार्क पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है भाई, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, बहुत फेमस है ये। आप लोगों को जरूर ये ध्यान रखना चाहिए, पक्षियों का स्वर्ग। वैसे तो भरतपुर से ही आप बता देते कि ये राजस्थान में है। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है भाई, गोवा में है। और बोनल झील पक्षी विहार जो है कर्नाटका में है। कहाँ पे है ये, कर्नाटक में है बोनल झील पक्षी विहार। अब ये चार तो हमने कर लिए, इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ एक इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखने चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक करके कई सारे जो पक्षी विहार हैं आप उनको याद कर लीजिए। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। और एचएसएससी तो इस पर हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क। सारे हरियाणा के तो सारे नेशनल पार्क हो, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे वन्य जीव अभयारण्य हो, चाहे किसी प्रकार का चिड़ियाघर हो, चाहे कोई प्रजनन केंद्र हो, हाथी पुनर्वास केंद्र, आप बताइए कमेंट करके कि हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। हाथी पुनर्वास केंद्र, हाथी पुनर्वास केंद्र जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बताइए। अगला प्रश्न देखिएगा, किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन। विच फिजिशियन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ब्लड इज पंप्ड थ्रू द बॉडी ऑफ द हार्ट। तो ये किसने बताया था, एडवर्ड जेनर ने, विलियम ओस्लर ने, विलियम हार्वे ने, या एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने। तो बताइए किसने ऐसा बताया था भाई। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, विलियम हार्वे ने 1628 में सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था। किसको, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था, जिसको परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में इसको डिस्कवर किया गया था भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं एडवर्ड जेनर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एडवर्ड जेनर भी। तो एडवर्ड जेनर एक अंग्रेज चिकित्सक हुए थे जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किया था भाई, किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। कई बार पूछा गया है ये पेपर में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है। तो कौन सी ऐसी नृत्य शैली जो महाभारत के दिनों के युद्ध से चली आ रही है, तो खोड़िया, सांग, डफ या धमाल। तो ऑप्शन डी धमाल जो है वो महाभारत के युद्ध के दिनों से ही चली आ रही एक नृत्य शैली है जो हरियाणा की है। नेक्स्ट है, थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है भाई, बताइए। पानीपत, फरीदाबाद, करनाल या फिर कैथल। तो क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, पानीपत, फरीदाबाद, करनाल और कैथल में से। तो थे पोलर इज सिचुएटेड एंशिएंट है ये, और ये कैथल में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। थे पोलर कहाँ है भाई, कैथल में। नेक्स्ट मैथ से क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है। कितना है, 37.5 मीटर, और उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं। वह इस कपड़े में से कितने टुकड़े बना सकता है। तो वह इस कपड़े में से कितने टुकड़े जो हैं वो बना सकता है। 1 मीटर कपड़े से 8 टुकड़े उसके बनते हैं। तो क्या बताएंगे आप इसका, कैसे कर सकते हैं। 1 मीटर में 8 बना सकता है, तो 37.5 मीटर में फिर कितने बनाएगा, आप 8 से इसको गुणा करवा देंगे। 8 5 40 की 0 पॉइंट लग गया 4, और 8 तो 56, और 4 60 की 0 6, और 8 24 और 6 30, 300। तो ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। करिए गुणा भाग और करिए कैलकुलेट। भाई ने भी सर्कल लगा रखा है यहाँ पे कि एक आदमी के पास कुल कपड़ा इतना है और उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं। तो 37.5 मीटर कपड़ा उसके पास है, तो इस कपड़े से कुल कितने टुकड़े बना सकता है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था।
तो हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ अम्बाला से, कुरुक्षेत्र से, पानीपत से या फिर हिसार से। 1857 की क्रांति भी और हरियाणा और यहाँ से पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन भाई। तो कहाँ से हुआ था? अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा से जो 1857 की क्रांति का आरंभ हरियाणा में हुआ। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है भाई? स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में किया गया है। तो इन ऋग्वेदा देयर इज ए मेंशन ऑफ एज ए लोकल सेल्फ यूनिट। बताइए क्या होगा? ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया? समिति का उल्लेख किया गया, विधाता का या सभा का उल्लेख किया गया है, या इन सब का? तो उपयुक्त सभी कहेंगे आप लोग। तो किसका उल्लेख जो है किया गया है ऋग्वेद में? तो ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, समिति का भी, विधाता का भी एंड सभा का भी। तो ऋग्वेद में इन सब का उल्लेख किया गया है, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत अगर 395 है तो उन 6 संख्याओं का सम आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 3.95 गुणा 6। उनमें से 2 का औसत जो है वो 3.4 है। ये तो 6 संख्याओं का था। जब 2 संख्याओं का पूछेगा तो 2 संख्याओं का टोटल आप कर देंगे, 3.4 को 2 से गुणा, और अन्य 2 संख्याएं हैं, जो 2 और हैं संख्याएं, उनका है 3.85, तो आप उनको भी 2 से गुणा करवा देंगे इस तरीके से। तो बची हुई 2 संख्याओं का औसत पूछा है, बहुत आसान है। 3.95 को 6 से गुणा करेंगे, अगर ये पूरा 4 होता तो 4 6 के 24, 24 में से 0.5 कम करेंगे, 30 कम हो जाएगा, यानी 23.70। कितना हो जाएगा भाई? 23.70 जो है इसका टोटल हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 6.80, और यहाँ पे अगर गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6.80, 2 5 10 की 0, 2 8 16 और 1 17, और 2 3 6 और 1 7.70। तो ये टोटल 6 का था, ये अब बन गया है 4 का। तो आप इस 6 वाले में से इन 4 का सम घटा देंगे, 80 और 70 150 बनेगा, और 7 और 7 14। तो 23.70 में से 14.50 सब माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना बचेगा? पॉइंट के बाद 20, और 23 में से 14 जाएंगे तो 9, और 9.20 बना उन 2 संख्याओं का टोटल। औसत कितना होगा? 2 से भाग कर देंगे, तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 2 चौके 8, 1 बचा 12, 2 6 12, 4.6। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा का उल्लेख है? देखिए साथियों, कितनी बार पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि किस पुस्तक में अग्रोहा का विस्तार, अग्रोहा का उल्लेख मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है। एग्जैक्टली बिल्कुल डिटो सेम ये क्वेश्चन उठाया गया है। किस पुस्तक में मिलता है? दिव्यावदान में। बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान में, और इसमें ये भी बताया गया कि अग्रोहा जो है बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, बौद्ध धर्म का। तो दिव्यावदान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 7 जो संगीत के 7 स्वर है उसका उल्लेख मिलता है अग्रोहा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन सीरीज का, 2 और 3, फिर 6, फिर 15, फिर 42। बताइए कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा? तो क्या आएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे? तो कैसे करते हैं आप इस सवाल को? 2 और 3 में गैप सबसे ज़्यादा होता है, तो मतलब इन इस तरीके के क्वेश्चनों को जब अपन उनका डिफरेंस निकाले तो आसानी से सोल्व हो जाता है। 3 और 6 में कितने का अंतर है? 3 का है। 6 और 15 में कितने का अंतर है? 9 का है। 15 और 42 में कितने का अंतर? 27 का है। तो ये बन गया है, देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो अगर आप 3 की पावर 4 इसमें ऐड कर दें, 42 में 3 की पावर 4 ऐड कर दें, 3 की पावर 4 हो गया 81, और 42 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 123। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का होना चाहिए सही आंसर। हालांकि ये एक का लॉजिक है स्टार्टिंग में, इसको अगर आप छोड़ के तो आगे सभी सीरीज़ को फॉलो करते हैं इसी सीक्वेंस में ये बनेगा, और 123 ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक पृष्ठ के बाएं दाएं शीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिया है। इंग्लिश में देखिएगा, आर द एम्प्टी स्पेसेज अलोंग द लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पेज क्या कहलाएगा? जस्टिफाइड, ट्रैपडोर, फॉर्मेटर या फिर मार्जिन? तो उसको कहेंगे भाई मार्जिन्स। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, मार्जिन्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो किस गुप्त शासक को जो सिक्के मिले थे उन पर इनको वीणा बजाते हुए देखा गया था, किस गुप्त शासक को ऐसा कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया ही है। तो कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था और इसे ही जो है कविराज कहा जाता है। और मैंने जैसा आपको बताया कि समुद्रगुप्त ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर जो है ना वीणा वादन करते हुए जो आए हैं उसी से अनुमान लगाया गया कि ये जो है कवि या संगीत प्रेमी था, इसे ही कविराज कहा गया है। एक दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त का, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही आप देख जाएंगे हरिसेन।
तो पेपर में पूछा जाए कि हरिशरण किसका दरबारी कवि था, तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगर पेपर में पूछा जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी, तो किसने करी थी, श्रीगुप्त ने। तो स्थापना किसने करी थी, श्रीगुप्त ने। दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त फर्स्ट कर देते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम पेपर में जब आए, क्योंकि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन, और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमार गुप्त ने क्या किया था दोस्तों, पेपर में कई बार पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की, या नालंदा यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, यूनिवर्सिटी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी दोस्तों, कुमार गुप्त ने करी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट सबको पता ही है, भानुगुप्त का जो अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें सबसे पहले 510 ईस्वी का अभिलेख बहुत फेमस है, जिसमें सबसे पहले किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। तो गुप्त वंश से ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। और आप कैसे भूल सकते हैं उस चीज़ को कि फाहियान एक चीनी यात्री, क्या नाम था, फाहियान एक चीनी यात्री किसके दरबार में भारत आया था, तो फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड लिख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था कौन, फाहियान। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कौन है भाई, ये कौन थी, तो दीपा मलिक, सोनीपत से दीपा मलिक। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला हैं, और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इनको चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो पेपर में पूछा जाए चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर किसे, तो फिर वो दीपा मलिक। गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, अभी किसे जाना जाता है, कमेंट करके बताइए कि गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट है भी कंसीडर द बाइनरी स्ट्रिंग, ये बाइनरी स्ट्रिंग दिया है, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है बाइनरी, तो ये किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है भाई, ये कंप्यूटर की क्लास में आपको बाइनरी से डेसिमल और ये सब चीज़ें पता हो, तो ये किसके बराबर है भाई, DE16 के इक्विवेलेंट है ये। तो ये होगा कैसे, ये कंप्यूटर में आप लोग सीख सकते हैं, इसको बाइनरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया गया, एक छोटा सा प्रोसेस है, चाहे ट्रिकी मेथड से इसको कर लीजिए, नहीं तो फिर इसको कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। कंप्यूटर की क्लास में आप लोगों को कल ये बता देंगे कि किस तरीके से बाइनरी स्ट्रिंग या फिर इसको कन्वर्जन कैसे होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अब सब जानते हैं ये कहाँ पे है, तो ये है करनाल में। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है अभी, करनाल में है। और कई बार कल्पना चावला पे यहाँ पे इन पे प्रश्न जो है HSSC ने पूछे हैं। सबसे पहले तो आपको पता हो कि 19 नवंबर 1977 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ये पहली भारतीय महिला थी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली, और कोलंबिया अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी। और दूसरी बार जो सेकंड जर्नी थी वो 16 जनवरी 2003 से इन्होंने शुरुआत की थी कोलंबिया अंतरिक्ष यान से दूसरी यात्रा, परंतु 1 फरवरी 2003 को वापस लौटते समय मात्र 16 मिनट पूर्व यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ये कई बार पूछा, ये डेट आप ध्यान रख सकते हैं, 1 फरवरी 2003 को यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, 1 फरवरी 2003, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता की, अरुण ने कहा कि लड़की जो है ये मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। माता का पुत्र कौन हो जाएगा भाई, की पत्नी है। अरुण उस लड़की का क्या लगा, पुत्र की पत्नी है तो अरुण उस लड़की का क्या लगा भाई, ससुर लगा उस लड़की का, यानी ब्लड रिलेशन वाले तो आप आसानी से कर ही पाएंगे। पुत्र मतलब अरुण का बेटा, अरुण के बेटे की वाइफ अरुण, तो फिर अरुण उसके क्या लगा, ससुर। भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी सत्रों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं, बहुत आसान और बहुत बार पूछा जाने वाला, तो 33% आरक्षण है महिलाओं को, तो 1/3 ऑप्शन है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। देखिए तराइन का युद्ध, हालांकि सब रटे पड़े हैं ना इस क्वेश्चन को, तो अब जिसका लेवल अच्छा है तैयारी का, जो अच्छे लेवल की तैयारी कर चुका, अब वो यहाँ पे ऑप्शन चारों नहीं पड़ेगा 1192, उसको सब पता है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था सेकंड, जिसपे मोहम्मद गौरी जीत गया था। 1194 का साल भी मोहम्मद गौरी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बैटल ऑफ चंदावर, कौन सा युद्ध हुआ था भाई, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। तो जिसको पता है, जिसका लेवल अच्छा है, वो ऑप्शन वो नहीं, वो आंसर देखेगा। नहीं तो हम लोगों को ऑप्शन, तैयारी अच्छी कर लीजिए, लेवल बढ़िया बना लीजिए।
नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में। कंदरिया महादेव जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है भाई, खजुराहो में स्थित है ये। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है, तो पंचायती राज ग्राम सचिव का लेटेस्ट पेपर है ये, तो इसमें पूछा गया था पंचायती राज अधिनियम की धारा, तो धाराओं से संबंधित तो अब इस पेपर में स्टाफ नर्स में तो आएगा नहीं, पैरामेडिकल में, लेकिन फिर भी धारा 249 जो है वो विकास योजना से संबंधित है। हिसार शहर की स्थापना, आज ही हम लोगों ने पढ़ा है तुगलक वंश, तुगलक वंश के बारे में पढ़ा है। तो हिसार शहर की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, तो काफ़ी लगभग 300 नगर जो हैं फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। कितने नगर बसाए थे, लगभग 300 नगरों की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। काफ़ी पढ़े थे, तुगलक वंश का था ये फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश की संस्थापक कौन था भाई, स्थापना किसने करी थी तुगलक वंश की, गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने करी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। कब करी थी भाई, 1320 में। किसको पराजित करके करे थे भाई, खुसरो खां को पराजित करके, खिलजी वंश के खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में स्थापना करी थी। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का भी निर्माण करवाया था, नहरों का निर्माण भी करवाया था। कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक भी कौन था, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल के सभी शासकों में सबसे ज़्यादा दास अगर किसी के पास थे तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। दासों की संख्या सर्वाधिक थी तुगलक वंश में भी और सल्तनत काल में सभी में, तो फिरोज शाह तुगलक के पास वो थी। तो कितने अनेकों क्वेश्चन हैं यहाँ से जो पेपर में पूछे जाते हैं, और आज की क्लास में हमने करे भी हैं इंडिया जीके की वो क्लास, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले प्रीवियस पेपर को स्टडी करके किए हैं। जरूर देखिएगा वो क्लास, एक एक क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन कि LUTE को MUTE लिखा जा सकता है, फेट को गेट लिखा जा सकता है, तो उसी भाषा में ब्लू को किस प्रकार लिखा जाएगा। JKL के बाद लिखा M, बाकी सब सेम है। ABCDF के बाद लिखा G, B के बाद आप लिख देंगे C, बाकी सब सेम है। तो इस तरीके से फिर ऑप्शन हो जाएगा अपना C राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। अभी महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वाह जी वाह, बहुत अच्छा गजब का क्वेश्चन है महाराणा प्रताप से संबंधित भाई। महाराणा प्रताप ने किस ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो चित्तौड़गढ़ में, हल्दी घाटी में, लाहौर में या फिर मेवाड़ में। क्या होगा भाई इस प्रश्न का सही आंसर, हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब होगा, हल्दी घाटी का युद्ध। और समय है 18 जून 1576। कब की बात है भाई, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को लड़ा था भाई, और अकबर के साथ। तो इस युद्ध में जो है अकबर विजयी हुआ था, और अकबर की सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था इस युद्ध में, तो वो आप ध्यान रखेंगे मान सिंह ने। किसने किया था भाई, मान सिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व इसमें किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध के समय की बात है तो कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। कुंभलगढ़ क्या थी भाई, कुंभलगढ़। तो इंपॉर्टेंट है भाई, महाराणा प्रताप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़खल झील कहाँ है। तो बड़खल झील कहाँ है भाई, फरीदाबाद, हिसार, करनाल और सिरसा। तो बड़खल झील तो पता ही है सबको, बता दीजिए क्या फरीदाबाद में है जी, बिल्कुल। बड़खल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में। और ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है भाई, हिसार में। कर्ण झील कहाँ पे है भाई, करनाल में, है ना। कर्ण झील कहाँ पे है, करनाल में। और ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है, हिसार में। और बड़खल झील अपनी फरीदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, आज ही हमने टॉपिक करा था और हरियाणा जीके की क्लास में कि झीलें अक्सर पूछी जाती हैं। अब देखते 2021 का लेटेस्ट पेपर है ना, एक एक झील, एक एक नदी, नहरें सारी याद कर लीजिएगा। और देखिए मैं बार बार कहता हूँ बुक्स को जरूर पढ़िएगा, उनसे अच्छा साथी कोई नहीं हो सकता। बस एक्यूरेसी वाली बुक हो, स्टडी मटेरियल अच्छा हो, उसको पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा 1584 वैकेंसी स्टाफ नर्स की बहुत ज़्यादा हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से शासक सैयद वंश से थे। अब अगर आपने वो क्लास देख ली है तो आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। सैयद वंश से, मैंने कहा था कि सैयद यहाँ से वंश से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। और सल्तनत काल के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ मत दीजिएगा। सल्तनत काल के वो सारे याद कर लीजिए। जीके पढ़नी है तो जीके तो सिलेबस में हैं। ये पांचों वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश की स्थापना करी थी खिज्र खान ने। कब करी थी भाई, 1414 में।
कब करी थी? 1414 से लेके 1451 तक रहा था खिज्र वंश, सैयद वंश, स्थापना करी थी खिज्र खान ने। आखिरी शासक कौन हुआ था? पेपर में पूछे तो अलाउद्दीन आलम शाह आखिरी शासक हुआ था। बस ये 2 ही बातें इससे इंपॉर्टेंट है सैयद वंश से जो पेपर में पूछी हैं। तो हो गया ना ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब और मिल गए नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? देखिए वंशज बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद। पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी। पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी भाई? बादामी। अच्छा विजयनगर की कोई पूछे आपसे, अगर आपसे कोई पेपर में पूछे, आज की क्लास में मैंने बताया भी था कि 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना 2 भाइयों ने, किसने करी थी? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना करी थी भाई, और अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की नींव डाली थी। तो अगर पेपर में कोई पूछे कि विजयनगर की राजधानी क्या थी, तो आप क्या कहेंगे कि विजयनगर की राजधानी क्या थी भाई? विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर की राजधानी क्या थी भाई? हम्पी विजयनगर की राजधानी थी दोस्तों। और विजयनगर की कोई मुद्रा आपसे पूछ ले तो पेगोड़ा। विजयनगर की कोई मुद्रा आपसे पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे आप? पेगोड़ा। इसी के साथ ही मैंने दूसरा आपको बताया था बहमनी राज्य। बहमनी, कौन सा? बहमनी। ये भी मोहम्मद तुगलक के समय की बात है। 1347 में हसन गंगू ने, दोस्तों हसन गंगू ने इसकी स्थापना करी थी बहमनी राज्य की, महाराष्ट्र में। 1347 का साल याद रखिए। और इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी बताइए? बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। किसे राजधानी बनाया था इसने? गुलबर्गा को। और अगर पूछ ले आपसे कोई करेंसी इसकी तो क्या कहेंगे? करेंसी क्या थी भाई? इसकी मुद्रा कहते हैं हूण। हूण जो है इसकी मुद्रा या फिर करेंसी थी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी। इस क्वेश्चन को देख के तो हम कह देंगे कि बेहद आसान था पेपर, है ना, क्योंकि इतनी आसान सी चीज़ हमसे पूछ ली गई, अब तो ये हजम ही नहीं होती है हमारे। तो हरियाणा का राज्य पक्षी बताना है भाई। मोर, तोता, काला तितर या फिर कबूतर। तो कोई मोर तो नहीं बताएगा, आई होप, है ना, कि कोई कहेगा कि मोर है। तो राज्य पक्षी पूछा ब्लैक फ्रैंकलिन। काला तितर जो है हरियाणा का राज्य पक्षी है, काला तितर। और मैंने बताया था राज्य पुष्प बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्प अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे? कमल। अगर कोई पूछे वृक्ष कौन सा है राज्य का, राजकीय वृक्ष, तो पीपल, राजकीय वृक्ष कहेंगे। राज्य पशु पूछे तो ब्लैक बक। पशु पूछेगा तो क्या कहना है दोस्तों? ब्लैक बक, राज्य का पशु ब्लैक बक। और राजकीय खेल पूछेगा साथियों तो कुश्ती हो जाएगी भाई। राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती, हरियाणा के राजकीय। ये लेटेस्ट 2021 में अभी जनवरी में पेपर हुए थे, आपको पता है। 8, 9, 10 जनवरी को 3 दिन पेपर थे, ये नहीं 2 दिन पेपर थे, सैटरडे संडे, 9 और 10 को सुबह शाम। दी गई श्रृंखला में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह है? AZBCD। तो बना लीजिए क्या होगा? ABCDEFGH आएगा। तो GH है ऑप्शन बी और सी में। और फिर देखेंगे तो उल्टा चल रहा है, WXYZ, है ना, UVW आएगा बीच में। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आंसर इसका। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को तो आप कर लीजिएगा कैसे। A और B भाई है, C और D बहनें हैं, A का पुत्र D का भाई है, B का संबंध C से कैसे होगा? तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन के सवाल हैं भाई, और कैसे क्या संबंध हो जाएगा? चाचा हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी। करिए इस सवाल को, 29 नंबर क्वेश्चन को। अगला है निश्चित कूट भाषा में ब्रोदर को ये लिखा जाता है, ब्रोदर को ये लिखा गया है, ड्रीम को ये लिखा गया है, थ्रेड को क्या लिखा जाएगा? टी चौथे नंबर पे आता है, और कोड देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। टी का मतलब है 3, यानी जो 3 से स्टार्ट हो रहा है वो सही आंसर, ऑप्शन बी और सी में से। अब उसके बाद देखिए दूसरे से एच से, टी के बाद एच और 3 के बाद हैश, ऑप्शन बी सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी एंड उनके 4 बच्चे हैं, 4 सन्स लिखे हुए हैं, और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के 3 पुत्र और 1 पुत्री हैं। परिवार में पुरुष, यहाँ पे देखें इंग्लिश में कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर। पूरे परिवार में पुरुषों की संख्या बताइएगा कि कितनी होंगी। तो एक फैमिली हैज ए मैन, हिज वाइफ एंड देयर 4 सन। एक मैन है और वुमेन है, उनके 4 बच्चे हैं भाई। द फैमिली ऑफ एवरी सन आल्सो हैव 3 सन एंड 1 डॉटर। प्रत्येक के 3 हैं बेटे और 1 है बेटी। 3 सन पॉजिटिव साइन, नेगेटिव कर देते हैं फीमेल के साथ। तो 4 बेटे हैं और 4 में से प्रत्येक के 3 3 हैं। तो कितने हुए टोटल?
यानी कितने हो गए टोटल भाई 12 हो गए, पर चार चार हैं सबके, 3 3 हैं, तो 4 3 12 तो हो गए हैं यहाँ पे इसके पोते कह लेंगे। 4 हो गए हैं इसके बेटे, 12 और 4 हो गए 16, एक हो गया ये पुरुष खुद, तो 16 और 1 17। सही समझ पा रहे हैं, एक मैन है और उसकी एक पत्नी है और उसके 4 बेटे हैं, यहाँ पे एक बेटा, यहाँ पे एक बेटा, फिर यहाँ पे एक बेटा और यहाँ पे एक बेटा, और इसके भी 3 3 बेटे हैं। बेटी को छोड़ दें क्योंकि हमसे तो सिर्फ पूछा है क्या, मेल पूछे, तो बेटे को काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे एक है और ये इसके 4, फिर यहाँ पे इसके 4 बनाते हैं और फिर लास्ट में टोटल काउंट कर लेते हैं कितने बने। तो 4 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, प्रत्येक के 3 हैं, सॉरी प्रत्येक के 3 पुत्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये 13 14 15 16 और ये के मैन 17, तो कुल कितने हुए मेल 17 हुए। नेक्स्ट है हरियाणा विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो HFDC हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए कैसा क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट की स्थापना भी अब आपको सारे याद होने चाहिए ना। तो दिसंबर 1989, दिसंबर 1989 को जो है हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पूछें, देयर आर कितने हरियाणा में है भाई प्रशासनिक मंडल, कितने हरियाणा में 6 हैं। हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं अभी वर्तमान में 6 प्रशासनिक मंडल हैं। तो लिस्ट अगर नेम आपसे पूछे जाएंगे तो आई होप आप सब बता ही पाएंगे किस कौन से हैं डिवीजन। अम्बाड़ा है, फरीदाबाद है, अम्बाड़ा फरीदाबाद, गुरुग्राम हरियाणा की डिवीज़न है, हिसार रोहतक और करनाल, हिसार रोहतक और कौन सी है भाई करनाल। और सब के आप लोगों को पता ही है, हिसार में बता दीजिएगा सबसे फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा। फतेहाबाद, हिसार, जींद और सिरसा ये ज़िले आते हैं। तो यहाँ पे बताने का मतलब है कि आपको सभी 6 डिवीज़न का नाम तो पता ही होना चाहिए, उनके अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है वो भी पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलसिया के राजा ने हरियाणा के कहाँ पे किले का निर्माण करवाया था भाई। द किंग ऑफ कलसिया बिल्ट फोर्ट एट विच टाउन ऑफ हरियाणा। तो कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किले का निर्माण करवाया था। तो छछरौली में, छछरौली में जो है निर्माण करवाया था किले का कलसिया के राजा ने। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल बताइए कहाँ पे हुए थे। तो ये रोम में हुए थे। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे, रोम में। कईयों ने यहाँ पे जो है आधुनिक खेलों का आयोजन जो है रोम को सही आंसर बताया है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 6 अप्रैल 1896 को, 6 अप्रैल 1896 को यूनान की राजधानी एथेंस में इन खेलों का आयोजन किया गया था। 1896 में एथेंस में। आई थिंक इसका ऑप्शन डी जो है सही जवाब होना चाहिए, पर फिर भी आप इसको चेक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को चेक करिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या पता आपका वैल्यूएबल कमेंट किसी के काम भी आए। नेक्स्ट है संख्याएं हैं यहाँ पे 574, 658 और 821 और 945 और 247 में से यदि प्रत्येक की संख्या के पहले अंक में से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं 3 द्वारा विभाज्य होंगी। प्रत्येक पहले अंक से 1 घटा दें, 5 में से 1 घटा देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 474, 6 में से घटा देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 558, 721, 945 में से घटाएंगे तो 845, 247 में से घटाएंगे तो 147। और कितनी ऐसी संख्या जो 3 से भाग हो जाएंगी। 3 से भाग हो जाएगी क्या, 3 1 पे कटेगा। ये 3 की डिविडेड रूल आपको पता हो तो आप इसको बिना किसी वैसे कर सकते। 3 से भाग हो जाएगा ये करेंगे तो 3 कितने पे काटेगा, ये भी हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 ये नहीं होगा। अगर 3 से इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 24 ये भी नहीं होगा। इसको करेंगे तो 3 चौके 12 और 27 ये हो जाएगा। नहीं तो 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूरे तरीके से विभाजित हो जाएंगी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग की विधि या विधियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैकिंग मेथड। सोशल इंजीनियरिंग, स्पूफिंग, स्निफिंग या ऑल ऑफ द अबो। तो हैकिंग की विधियां हैं उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबो। ऑल ऑफ द अबो हैकिंग की विधियां, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन भारत में कहाँ पे किया गया था। 2 अक्टूबर को किया गया था भाई राजस्थान में, नागौर से हुआ था। और 9 अक्टूबर ठीक उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश से
पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना है, ठीक 2 अक्टूबर के बाद ठीक 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा 11 अक्टूबर को इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से की गई थी। 11 अक्टूबर को पंचायती राज आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। और कल के पेपर में हमने पढ़ा था कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला है क्वेश्चन कि 1.5 mm त्रिज्या की वर्षा की एक बूंद धरातल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बादल से गिरती है। बूंद का कर्षण गुणांक C 0.60 है। मान लीजिए कि गिरने के दौरान बूंद गोलाकार रही और जल का घनत्व इतना है, वायु का घनत्व ये है, तो बूंद की अंतिम गति क्या होगी अगर G का मान 9.8 होगा तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। कैसे आप लोग इसको करेंगे? एक रिलेशन तो मुझे इसकी पता है कि ये लगेगा इसमें फॉर्मूला u² - v² = 2as। यहाँ से आप v² को अगर बाहर ले जाएं दूसरी तरफ तो ये u² + 2as हो जाएगा। v² - u² = 2as, सॉरी v² - u², तो u² दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल होती है, वही हमें निकालने। इनिशियल 0 होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, प्लस में 2 इंटू में एक्सेलेरेशन 9.981 और उसके बाद है इसकी जो s बताया गया है कितना 1200। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो इसका आंसर जो है मुझे लगता है ऐसा, इस फॉर्मूले से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली किसी JEE IIT के एंट्रेंस के जो टेस्ट है ना वहाँ से उठाए गए क्वेश्चन है सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव किसके द्वारा निर्देशित और अंतर नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है बताइए? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग क्या इसका सही आंसर होगा? राज्य निर्वाचन आयोग, संबंधित निर्वाचन आयोग, जिला आयुक्त और जिला दंडनीय अधिकारी, या भारतीय निर्वाचन आयोग? तो भारतीय निर्वाचन आयोग इसका सही आंसर होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव लोकल बॉडी किसके द्वारा ये करवाया जाता है? तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? भारतीय निर्वाचन आयोग। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा? तो ये क्वेश्चन आपसे धाराओं वाले नहीं पूछे जाएंगे पेपर में। 1640 का 40% प्लस x = 980 है। 1640 का 40% निकालेंगे ऐसे, प्लस में x जोड़ेंगे और जवाब आएगा 980। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे, ये काटेंगे इस पर और इसकी गुणा करवा देंगे। x = 980, सॉरी 980 का 35% प्लस 850 का 150%, तब x का मान यहाँ से निकालना है। ये थोड़ा उसके आगे भी है भाई, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग इसको थोड़ा और आगे आपको जाना है तब जाके ये वहाँ से होगा, क्योंकि उसके बाद भी उसका परसेंटेज में दिया है। दूसरी रिएक्शन को भी देखना है यहाँ से कैसे कहा है। देखो 1600 इंग्लिश में देखेंगे ना तो 1640 का 40% निकाला हमने, प्लस में x करा, इक्वल टू 980 का 35% निकाला, प्लस में 850 का 150% निकाला। 850 का कितना निकाला अपन ने? 150%। और अब इसको 0 से 0, 0 से 0, ये 0 से 0 कटेगा, 5 इसको 7 पे काटेगा, 5 इसको 2 पे काटेगा, 2 98 को 49 पे काटेगा, इसकी 0 से ये कटा, 4 को 4 से करेंगे 16 और 16 चौके 64 और 1 65, 656 प्लस x बराबर में 49 को 7 से करेंगे, 7 3 63 का 3 6, 7 चौके 28 और 6 34, प्लस में 85 था और 85 को 15 से, 15 5 75 का 5 7 और 15 8 120 और 7 127। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 3 8, 7 और 4 11 का 1, 12 और 3 15 1 16, और ये 656 जो इधर प्लस का था ये दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा अभी? ये दूसरी साइड जाके माइनस, और दे देगा हमें आंसर कितना? 972, सॉरी 962। ऑप्शन बी जो है इसका 962 सही आंसर हो जाएगा। 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा, और उसके बाद 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेगा, और 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, उसके बाद देखिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही आपको पहचाना, तो धारा से जुड़ा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो देखिए पानीपत की लड़ाइयाँ तो अब भी पेपर में आती हैं, और अब सीधा सा अगर लेवल अच्छा है तैयारी का तो सीधा सा ऑप्शन ढूंढेंगे 1761 में, क्योंकि 1526 में क्या हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई। 1556 में क्या हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1739 में हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच युद्ध। ये सारे इंपॉर्टेंट है। 1761 क्या हो जाएगा फिर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला है कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के बैकअप के रूप में किस स्थान पर कार्य करती है?
तो वर्चुअल मेमोरी के रूप में, कर्नेल स्वैप के रूप में, स्पूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके रूप में? वर्चुअल मेमोरी के रूप में कार्य करती है। तो वर्चुअल मेमोरी इज ए स्पेस ऑन ए कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव दैट एक्ट्स एज ए बैकअप टू सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है वेयर इज चांद मीनार। चांद मीनार कहाँ स्थित है? चांद मीनार है भाई, देखिए चार मीनार नहीं है, तो आप लोग जहाँ हैदराबाद चले जाएं तो चांद मीनार है जो कि दौलताबाद महाराष्ट्र में है। दौलताबाद महाराष्ट्र में है भाई चांद मीनार। देखिए नया है ना आप लोगों के क्वेश्चन, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा इसको, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हरियाणा में HPPC का मतलब क्या है? अब फुल फॉर्म भी आती है पेपरों में। तो HPPC का मतलब क्या है यहाँ पे भाई? हरियाणा प्रसारण परचेज कॉरपोरेशन। हरियाणा प्रसारण परचेज कॉरपोरेशन, या ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा क्या इसका? या फिर हरियाणा पावर परचेज सेंटर, या फिर हरियाणा पावर्टी प्रसारण कॉरपोरेशन। तो हरियाणा पावर परचेज सेंटर ये बिल्कुल फुल फॉर्म है, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन जो बी है वही सही आंसर होगा, हरियाणा पावर परचेज। प्रसारण परचेज तो क्या होगा? पावर परचेज सेंटर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को क्या कहा गया? द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक इज नोन एज। तो उनको क्या कहा गया भाई? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंकों को क्या कहा जाता है? विश्व बैंक। विकास बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब। हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना था? तो हरियाणा का गुरुग्राम के साथ साथ और जिले भी बने थे भाई इस समय, और वो कौन से जिले थे भाई जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के साथ बने थे? तो कई सारे हैं, जे वाला है, झज्जर वाला, JKHAR घर, तो कई सारे हैं। महेंद्रगढ़, 7 जिले हैं। कितने जिले हैं जो हरियाणा गठन के साथ बने थे 1 नवंबर 1966 को? जब हरियाणा पंजाब से 44,212 ये एरिया है ये लेके अलग हुआ था तब 7 जिले थे, और अभी उन्हीं प्रशासनिक ढांचे से कह लीजिएगा ताकि सरलता से विकास, डेवलपमेंट या प्रशासनिक कंट्रोल किया जा सके। तो अब हरियाणा में कुल 22 जिले हो गए हैं, तब 7 जिले थे। उन 7 में से आप ध्यान रख सकते हैं कि जी से आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा जिला था भाई? गुड़गांव, जैसे कि ये है जी वाला गुड़गांव। एच से फिर कौन सा जिला है? हिसार। ए से आप ध्यान रखेंगे कौन सा जिला है? अम्बाड़ा। उसके बाद आर से आप लोगों को ध्यान रखना है, आर से बताइए कौन सा जिला था? रोहतक। कौन सा जिला? रोहतक। जे से आप लोग बताएंगे कौन सा जिला था भाई? जींद। और के से कौन सा जिला था भाई? करनाल। तो ये वो 7 जिले थे हरियाणा के जो हरियाणा के गठन के साथ ही बने थे, यानी 1 नवंबर 1966 को उनका स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट है एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? जब पासे के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, और 4 मतलब है 4 से अधिक संख्याएं कितनी हो गई हैं? तो 4 से अधिक संख्याएं 2 हो गई हैं। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो कितनी हो गई हैं? 2 पॉसिबल टर्म है। टोटल कितनी टर्म है? 6 हैं। काटेंगे 1/3 आंसर आ जाएगा। पासे के कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। 4 से अधिक संख्या है तो ऐसी 4 से अधिक वाली या तो 5 होगा या 6 होगा। तो कितनी संख्याएं हैं? 2 हैं। और टोटल कितने? नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल 6 है, नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हैं, तो 2/6 काटेंगे 1/3 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या युग्म को छांटिएगा। तो इनमें से निम्नलिखित में से बताइए अलग कौन सा है? कैसे छांटेंगे अलग कौन सा है? अगर आप इनके डिफरेंस को देखें तो 55 में 7 जोड़े 62 है ना, 62 में 9 71, 34 में 9 जोड़ेंगे 43, 83 में 9 जोड़ेंगे 92, तो ये वाला अलग होना चाहिए, तो ऑप्शन ए अलग होगा इसका। नेक्स्ट है 252 गुणा 9 - 5। अब यहाँ पे चेंज कर दिया है, 252 है गुणा, मल्टीप्लाई को क्या लिख सकते हो? मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, तो 252 को डिवाइड कर दिया 9 से, फिर माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई कितने से? 5 से, फिर प्लस का मतलब है माइनस कितना? 32, और डिवाइड का मतलब है प्लस 92। काटेंगे 9 दूनी 18, 7 72, 9 8 72, 28 और 5 को गुणा करवाएंगे 140, प्लस में 92, और फिर माइनस करेंगे 32, 2 9 4 13, 232 में से 32 माइनस करेंगे तो 200 बच जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है भाई बताइए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? श्री हर्ष नेश धचरित, पद्मगुप्त महावीर चरित, कलहण की राज तरंगिणी, तो कलहण की राज तरंगिणी, हेमचंद्र कुमार पाल चरित, तो कलहण की राज तरंगिणी तो सही है, पता ही है आपको, कलहण की राज तरंगिणी सही है। श्री हर्ष की नेश धचरित ये भी सही है, और उसके बाद पद्मगुप्त महावीर रचित
ये भी सही। तो हेमचंद्र कुमार पाल चरित, ये गलत है, हेमचंद्र कुमार पाल चरित। मुझे लगता है ये एक रीजनिंग से संबंधित मान लीजिए, क्योंकि ये भी सही है कि कुमार पाल चरित ने हेमचंद्र की रचना की थी, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आई होप इसका आंसर जो है ये वाला होना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ अलग अलग हो सकते हैं ये। बाकी आप इस 53, मैंने दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए छोड़ा है, क्या हो सकता है, क्योंकि इस पेपर की ना HSSC की कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, क्योंकि पेपर कैंसिल हो चुका था लीक के चलते। तो बहुत अच्छे लेवल के पेपर में क्वेश्चन जो पूछे गए थे, इस 53 नंबर का बताइए। मुझे लगता है कि ऑप्शन सी शायद इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि लेखक के हिसाब से तो सही सुमेलित होगा ये, क्योंकि सिर्फ ये वाला भी है। ऑप्शन बी मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन ये 100%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। तो बी और सी में से क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था, अब इसे कहाँ पे, किसके अंतर्गत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार जिसे कहते हैं, इसे बनाया गया। तो अनुच्छेद है 300A, 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था और अब 300A के अंतर्गत इसे एक विधिक अधिकार बनाया गया है। पंचायती राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो पंचायती राज की परिभाषा 243A के तहत डेफिनेशन दी गई है, अनुच्छेद 243A के तहत। नेक्स्ट है, मिश्र धातु में किसके सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसन्स प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ विच मेटल इन द एलॉय इज नोन एज पैटिनसन प्रोसेस। तो किसको कहते हैं, किसके प्रोसेस को, तो चांदी की मात्रा को बढ़ाना पैटिनसन प्रोसेस है। डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय कौन सा है। द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव ए डिस्क ड्राइव रीड राइट हेड टू स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए डिस्क इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा भाई वो, सीक टाइम। आई थिंक सीक टाइम कहलाएगा, राउंड टाइम नहीं, सीक टाइम इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, सीक टाइम। भारत में पंचायती राज संस्था यानी PRI की प्रणाली है केंद्र सरकार, प्रशासनिक, ग्रामीण, स्थानीय, स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, बिल्कुल ग्रामीण स्थानीय स्वशासन PRI की प्रणाली है। ये बहुत साइंस से धमाकेदार सवाल है, जैसे पहले क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है कि यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है, यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। देखिए कार्यकाल के हिसाब से पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम होता तो फिर हम लोग कह देते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन यहाँ तो पूछा कि कार्यकाल लंबा किसका रहा था, तो चौधरी बंसीलाल। ऑप्शन सी सही आंसर है। मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है, तो द मौर्यन पिलर कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द लॉयन कैपिटल इज फाउंड एट पटना, संकिसा, उज्जैन या फिर सारनाथ। तो भाई आप सब जानते हैं सारनाथ का सिंह स्तंभ है ना, तो सारनाथ का सिंह स्तंभ कहाँ है भाई, ऑप्शन डी फिर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कौन सी समिति नियुक्त की थी। तो 1977 की समिति का नाम बताना है, और अशोक मेहता समिति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अनुच्छेद 17 इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 17 तो असपृश्यता का उन्मूलन होता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 सार्वजनिक रोजगार में सम्मान अवसर, या फिर अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव की गारंटी। तो कौन सा राज्य के द्वारा किसी भेदभाव की गारंटी, अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद आर्टिकल भाई पता होने जरूरी। पंचायती राज को किस में शामिल किया गया, संघ सूची राज, जैसे मैंने बताया था ना कि संविधान की अनुसूची 7 क्या कहते हैं, शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच। सेंटर की केंद्र की सूची होती है उसको बोलते हैं अपन संघ सूची, जो राज्य के पास जो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे राज्य सरकार कानून बना सकती है वो राज्य सूची। उसके बाद होती है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, और जो बाकी बच गई अवशिष्ट जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। तो पंचायती राज को किस सूची में शामिल किया गया है, तो पंचायती राज राज्य सूची का हिस्सा है, ऑप्शन बी। अभी बनाया था ना, हरियाणा ने तो कहा था कि पढ़े लिखे सरपंच होने चाहिए ना, जो शिक्षित, एजुकेशन एक टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे जारी कर दी थी पंचायत इलेक्शन के लिए, पिछली बार से आप लोगों को पता है, तो इसलिए तो राज्य सरकार ने की थी ना। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है। स्वास्थ्य सेवाओं का जिला स्तर पर स्वास्थ्य प्रमुख कौन होता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वो जिला स्तर पर
स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड करने के लिए क्या दबाते हैं? कंट्रोल B दबाते हैं। बोल्ड करने के लिए क्या करते हैं आप? कंट्रोल B। शॉर्टकट की पता होना चाहिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V, प्रिंट के लिए कंट्रोल P, बोल्ड के लिए कंट्रोल B। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? ग्राम पंचायत के सचिव का, जिसके लिए पेपर हुआ था। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? अभी कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को करा है, आज भी करा। तो पूर्वी सीमा पर बहती है यमुना नदी, जो कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? जो कलेसर से हरियाणा में प्रवेश कर A की पावर x इज इक्वल टू B की पावर y इज इक्वल टू C की पावर z इज इक्वल और B स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो तो y की, ये बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है ना, पूछे जाते हैं पेपर में। इनको तो आप किसी भी प्रकार से याद कर लीजिए, समझाएंगे फिर कभी जब कि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्या आंसर होगा? 2xz डिवाइड बाई x प्लस z, यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? टैक्स से संबंधित कौन सी धारा है? तो 147। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 43, 91 और 183 से भाग कर सकें। जिसे 43, 91 और 83 से भाग किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल समान बचता है। वैसे तो इसको आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से भी आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। इन केस अगर संख्याएं बड़ी हैं, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मतलब कि x, y, z वो 3 नंबर हैं आपके, x, y, z। तो जो रिक्वायर्ड है वो सबसे बड़ी संख्या जो अगर आपको निकालनी है तो वो होगा क्या? वो HCF होगा। और किन का HCF होगा भाई? वो मोड ऑफ x माइनस वाई, मोड ऑफ x माइनस वाई का HCF होगा, मोड ऑफ x माइनस वाई का HCF होगा, कोमा मोड ऑफ y माइनस z का HCF होगा, कोमा मोड ऑफ z माइनस x का HCF होगा। मोड लगाने का यहाँ पे मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। मान लो x में से y माइनस करेंगे तो माइनस नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। जब हम इसको करेंगे तो कैसे HCF निकालेंगे? अब फटाफट से बताइएगा कैसे होगा HCF निकालना है। 43 में से जब 91, 91 माइनस करेंगे 43 में से तो कितने बचेंगे? 48, कोमा फिर करेंगे y माइनस z। 91 में से 183 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92 बच जाएगा। और जब इसमें से z में से ये करेंगे तो कितना बच जाएगा? 140। प्लस के ही लेने हैं, माइनस नहीं लेना है। अब आपको इन तीनों का HCF निकालना है जो कि आपका आंसर हो। तो HCF निकालना भी नहीं आता है कईयों को, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको इन तीनों संख्याओं के फैक्टर कर लेने हैं, 48 के, 92 के, 140 के, और जो हाईएस्ट होगा कॉमन फैक्टर बस वही तो HCF होगा। 48 का कैसे होगा? 2 पे करेंगे 24, फिर 2 पे करेंगे 12, फिर 2 पे करेंगे 6, फिर 2 पे करेंगे 3, यानी अब बचा 3, यानी आप गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16 और 16 3 48 बन गया। इसी तरीके से 92 को जब आप करते चलेंगे, 2 को करेंगे तो 46 बचा, फिर 2 से करेंगे तो कितना बचेगा? 23 बचा। 23 किसी पे जाता नहीं है तो 23 लिख देंगे। 140 के 2 से करेंगे, भाग करेंगे ना 100, फिर 70 बचा, फिर 2 से भाग करते हैं, चलो 35 बचा, फिर 2 से भाग जाएगा नहीं 35, तो फिर जाएगा कितने पे? 5 पे, और फिर लिख देंगे 7। तो 2 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक तो फैक्टर कॉमन आ गया 2। दूसरा देखते हैं 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये आ गया दूसरा 2। अब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करवाई 4 जो हो गया HCF, और इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी हो गया आंसर। समझ गए? नहीं तो आप 4 से क्या करते? सबको भाग करके देखते कि क्या बराबर सब में शेषफल बच रहा है, तो हम उस तरीके से कर लेते। लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ से बता दिया कि कैसे आप इस सवाल को आगे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का यहाँ पे मतलब क्या है? ऑप्शन है स्थानीय कर लगाना, एकत्रित करना, जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव, रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, उपरोक्त सब। बिल्कुल उपरोक्त सभी ग्राम पंचायत के कार्य हैं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या है? 5 की सभा या 50 की सभा? तो क्या है? 5 की सभा पंचायत कहलाती है। हरियाणा के किस जिलों को बुनकर की नगरी कहा जाता है? बुनकरों की नगरी कहा जाता है हरियाणा के जिले पानीपत को। साइंस सिटी किसे कहा जाता है भाई? साइंस सिटी अम्बाड़ा को। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को कहा जाता है। पवित्र नगरी या धर्म नगरी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। तो साथियों भौगोलिक उपनाम जरूर याद कर लें, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। La3 पॉजिटिव आयन है, तो La3 पॉजिटिव किस प्रकार का एक आयन है भाई? अनुचुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय, तो किस प्रकार का एक आयन है भाई? ये प्रति चुंबकीय एक आयन है La3 पॉजिटिव आयन, प्रति चुंबकीय।
उसके बाद इंग्लिश से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और इंग्लिश से पहला ही क्वेश्चन आप देखिए क्या है, रीड ईच सेंटेंस, और आपको यहाँ पे एरर फाइंड आउट करने हैं, इफ़ एनी विल बी इन द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ऑन व्हाट आई नो ऑफ हिम आई कैन ईजिली अफर्म दैट ही इज़ ए गुड हस्बैंड। ऑफ हिम आई कैन होगा इसका सही आंसर, या फिर ईजिली अफर्म दैट होगा इसका सही आंसर, या फिर ऑन वट आई नो या ही इज़ ए गुड हस्बैंड। तो ऑन वट आई नो इसका सही आंसर होगा, इसमें एरर है इस पार्ट में। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन पूछा गया, सतीश रिमाइंडेड हिम ब्लैंक हिज प्रोमिस बट ही वॉज क्वाइट इनडिफरेंट टू वट सतीश सेड। तो सतीश रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रोमिस, फॉर हिज प्रोमिस नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, टू नहीं होगा, ऑफ आएगा, रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रोमिस। रवि वॉज ऑलवेज ब्लैंक ऑफ द गुड फॉर्च्यून ऑफ अदर। रवि वॉज ऑलवेज एनवियस ग्रेडी लालची नहीं होगा, इरिटेबल नहीं होगा, मिजरेबल नहीं होगा, तो एनवियस ऑफ द गुड फॉर्च्यून ऑफ अदर। एनवियस का मीनिंग आप जानते हैं, ईर्ष्या करना, द्वेष रखना, जलना किसी से। तो एनवियस का मीनिंग क्या होता है, ईर्ष्या करना किसी से। तो रवि जो हमेशा है दूसरों के अच्छे भविष्य, अच्छे फ्यूचर पे, जो दूसरों के साथ अच्छा हो रहा है उससे ईर्ष्या रखता है, एनवियस ऑफ अदर। नेक्स्ट है यूजर्स कंप्लेन अबाउट द, यूजर कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट द आर्टिफिशियल ऑफ वॉर गेम्स। आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियलिटी, यूजर कंप्लेन अबाउट द आर्टिफिशियलिटी ऑफ वॉर गेम। जो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन जो ए है वो सही होना चाहिए, आर्टिफिशियलिटी। स्टेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इसका सही बताना है, स्टेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। हॉर्स माउथ मतलब अच्छे से और से आ रही है, जो भी सूचना मिल रही है ना बिल्कुल कंफर्म है, हॉर्स माउथ से ये हमें सूचना मिल रही है, राइट फ्रॉम द, स्टेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी है, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, वो उसमें शामिल है और वो चीज़ बिल्कुल सही है, तो हम इसको सही कहेंगे, लाइकली टू बी एक्यूरेट। जो उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई वो बिल्कुल सही है, इसलिए कहते हैं हॉर्स माउथ। बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। वॉल्यूबल, द वॉल्यूबल होस्ट हैज़ क्रिएटेड ए लाइवली एटमोसफियर ड्यूरिंग द प्रोग्राम। द वॉल्यूबल होस्ट हैज़ क्रिएटेड, तो वॉल्यूबल का यहाँ पे मीनिंग आपको बताना है, सेनोनिम्स, सेनोनिम्स मीनिंग आपको यहाँ पे वॉल्यूबल का बताना है। तो वॉल्यूबल क्या होता है, जो जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो, यानी जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, बहुत ज़्यादा बात करता हो, जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, टॉक करने वाला हो, तो कहेंगे द टॉकेटिव होस्ट हैज़ क्रिएटेड ए लाइवली एटमोसफियर ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो जो लगातार बातचीत कर रहा है ना, उसने माहौल बना के रखा हुआ है। तो वॉल्यूबल जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा बात करता है। टॉकेटिव क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। हिंदी में भी पता है भाई, इस पेपर में जो है साहित्य से बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार कौन से हैं, तो ये सारे ही प्रवासी साहित्यकार हैं, अचल शर्मा, सुधाम ढींगरा, हरिशंकर आदेश। मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वेदनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो वो बाबा किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो नागार्जुन के नाम से, बाबा नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए थे वेदनाथ मिश्र। धरती धन ने अपना, धरती धन ने अपना उपन्यास के रचयिता कौन है, तो धरती धन ने अपना उपन्यास के रचयिता कौन है, जगदीश चंद्र। नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है भाई, तो नकेनवाद जो किस काव्य धारा के लिए, तो ये प्रयोगवादी है, नकेनवाद जो है ये प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पता ही है आपको, तो अंदाज जो उर्दू भाषा का, अंदाज उर्दू भाषा का प्रत्यय है। राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, तो राष्ट्रीय जागरण और ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे रामधारी सिंह दिनकर। ट, ठ, ड और ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है, कल ही पढ़ा था दोस्तों हमने, काव्य के किस गुण से इनका संबंध है, तो इनका ओज से संबंध है। और बोधकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है, तो बोधकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है भाई, प्रशस्ति, प्रबंध, मुक्तब और चंपुक। तो किस प्रकार की है भाई, मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य है बोधकृत विरह। तो ये थे इस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। तो मैंने पहले का ऑफिशियल आंसर की इसके आई नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन में जो मुझे डाउट था वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ शेयर किया, आप लोग भी उसको अपने लेवल पे चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आएंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं एक दो दिन में सारे पेपर जितने हमने करे ना वो पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, किताबें सबसे अच्छी साथी हैं, उनको मत छोड़िएगा, लगातार तैयारी करते रहें पेपरों तक। थैंक यू।